हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, जो ये मेंस की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है विजन आईएएस की। ठीक है, इसके 12 क्वेश्चन हो गए थे, हमारा 13 क्वेश्चन नंबर आज से है। तो हमारे आज ये मतलब 3 पार्ट में हमारा पूरा हो जाएगा पूरा। ठीक है, जो टेस्ट नंबर 1 है पॉलिटी का। ठीक है, इसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट वाले टेस्ट नंबर पे। तो उसमें क्या होगा कि हम उसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। 1 घंटे के ऊपर थोड़ा सा हो जाएगा करके, तो भी हम उसको सॉल्व कर लिया करेंगे। 2 ही पार्टों में मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि 3 पार्टों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो कल से आपको जो है 2 पार्टों में मिलेगा पूरा का पूरा आपको एनालिसिस इसका। ठीक है, और आप लोगों को इसका जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसको मैं पहले ही शेयर कर देता हूँ। उसके बाद इसको जब ये हमारा पूरा हो जाएगा टेस्ट, उसके बाद मैं इसको इसका जो आंसर पेस्ट कर दूंगा पूरा। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। और टेलीग्राम आप लोग पूछ रहे थे कि सर इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो मैंने टेलीग्राम का जो है लिंक उसमें दे रखा है, और एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाया है टेलीग्राम का, जिसमें आप लोग अपना आंसर लिखें और अपना आंसर पेस्ट कर सकते हैं। और उसमें अगर कोई दिक्कत भी है तो डिस्कशन भी आपस में कर सकते हैं। उसके लिए मैंने वो ऐप बनाया है। लेकिन उस जो मैंने ये टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जो सीएससी सर्कल करके डिस्कशन, सीएससी सर्कल डिस्कशन करके बनाया है। ठीक है, हमारा लोगो वही रहेगा, सेम है सब। उसका मैंने नीचे लिंक भी दे दिया है। ठीक है, तो उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को अगर मेंस का कोई क्वेश्चन है या प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को डिस्कशन करना है, तो उसको आप पेस्ट कीजिए उसमें और अपना डिस्कस कीजिए। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है, उसमें कोई प्रमोशन मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने केवल पढ़ाई के पर्पज़ से बनाया है वो वाला ग्रुप। और आप लोगों को उसमें क्या करना है कि अपनी पारदर्शिता बनाए रखना। अगर कोई उसमें बंदा कोई ऐसी प्रमोशन करता है या कोई मतलब अनइथिकल चीज़ें करता है, तो उसके लिए आप लोगों को रिपोर्ट करनी है। ठीक है, तो उसे आप लोगों को मैनेज करना है। उसकी आप पारदर्शिता बनाए रखते हुए उसमें आप लोगों को अपना डिस्कशन और पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और जो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करना चाहता तो फेसबुक का भी ग्रुप है, उससे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो उसमें भी आप वहाँ भी क्वेश्चन पेस्ट कर सकते हैं और अपना जो है आंसर जो है उसको बता सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं अपने सारे आंसर। ठीक है, तो ये मतलब 3 ग्रुप है। एक में तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, दूसरे में आपको डिस्कशन के लिए है। ठीक है, टेलीग्राम पे, और तीसरा हमारा फेसबुक पे ग्रुप है। तो तीनों ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जो ज्वाइन करना चाहें, जहाँ भी आप जिस प्लेटफॉर्म पे आप अवेलेबल हो उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो इससे आप लोगों को अपने क्वेश्चन और आंसर दोनों में थोड़ा सा डिस्कशन हो जाया करेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो इसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्य जो है, केंद्र राज्य के मध्य विधायी विषयों, जो विधायी विषय होते हैं उसके वितरण पर टिप्पणी कीजिए। और किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर विधि बना सकती है। तो इसमें देखो, पहले तो केंद्र राज्य संबंध के विषय जो विषय होते हैं उनका विवरण हमको देना है। ठीक है, कौन कौन से हैं, और फिर उनकी जो चर्चा करनी है, जो संविधान में जो विधायी संबंध दिए गए हैं केंद्र और राज्य के, उसके बारे में। ठीक है, और फिर हमको उनकी परिस्थितियां बतानी है कि किन परिस्थितियों में राज्य सूची पर जो है संसद उसमें विधि बना सकती है। तो उस 3 टाइप मतलब 3 इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, क्योंकि 3 पार्टों में हमको अपना जो है ये क्वेश्चन पेपर तोड़ना है। ठीक है, क्वेश्चन जो है तो इसमें देखना है। हमारा फर्स्ट वाला है कि, तो इसमें इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि वही मतलब उसका विवरण दे देना है कि किस में ये प्रोविज़न किए गए हैं। तो संविधान के भाग जो 11 के अनुच्छेद 245 से 255 में केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। और विधायी शक्तियों का विभाजन राज्य क्षेत्र और वैधानिक विषयों दोनों के संबंध में किया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान ने 7वीं अनुसूची में विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो इसमें देखो संघ सूची में क्या होता है कि संघ सूची वो होती है जिस पर जो है जो इसमें इस विषय पर, जो संघ सूची के विषय पर है, तो इसमें जितने भी विषय शामिल हैं उस पर संसद द्वारा इसमें विधि का निर्माण, विशिष्ट शक्तियाँ मतलब जो संसद होती है वही इस पर विधि का निर्माण कर सकती है। ठीक है, इन जो संघ सूची में जो भी विषय हैं उन पे जो है राज्य सूची, जो राज्य उन पे विधि का निर्माण नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये इसमें उल्लेख किया गया है। और ये राष्ट्रव्यापी कानून की एक रूपता की आवश्यकता होती है। मतलब जो
पूरे राष्ट्र में एक कानून की जिसकी आवश्यकता होती है, उस आधार पे ये बनाया जाता है, ठीक है। और जो राज्य सूची होती है, तो इसमें क्या होता है कि ये राज्य विधानमंडल जो है सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। जैसे पुलिस सेवा हो गई, लोक व्यवस्था हो गई, जन स्वास्थ्य आदि संबंधित विषयों पर ये कानून बना सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आपात की स्थिति है या मतलब उसमें मतलब देश में आपातकालीन स्थिति है, तो ये शक्तियाँ निलंबित हो जाती हैं, ये मतलब संसद के पास पहुंच जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के संबंध में क्या होता है कि इस पे संसद भी अपना जो कानून बना सकती है, ठीक है। और राज्य विधानमंडल जो होता है वो दोनों कानून इस पे बना सकते हैं, इस विषय पे जितने भी इसमें समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं कि मतलब जिनको दोनों सेंटर और जो आपका होता है स्टेट, ठीक है, दोनों के बीच टकराव ना हो, वो दोनों जो मामले होते हैं, जो दोनों विषय हैं, वो दोनों सेंटर और स्टेट दोनों में जो है इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये मतलब सूची बनाई गई है। एक होती है, इसके अलावा एक होती है अवशिष्ट सूची। इस संबंध में जो विषय होते हैं, इसके अगर बात करें तो विधि निर्माण की, तो ये शक्ति जो है संसद में निहित होती है, क्योंकि ये तीनों विषय जो होते हैं उन सूचियों में शामिल नहीं होते हैं। जैसे परमाणु से कोई मतलब संबंधित है, विदेशी मामलों से है, तो ऐसे मतलब विषय है जो मतलब जो संसद के पास इनकी शक्ति प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान में संघ सूची को राज्य सूची और समवर्ती सूची से अधिक महत्व दिया जाता है और समवर्ती सूची को राज्य सूची पर प्रमुखता दी जाती है। यदि समवर्ती सूची में शामिल किसी भी विषय पर केंद्रीय कानून और राज्य कानून के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो राज्य कानून पर केंद्रीय कानून अभिभावी यानी उस पर हावी हो जाता है। कि यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर जो संघ सूची और राज्य सूची, ठीक है, इसमें दोनों में अगर कोई राज्य ने किसी स्टेट ने कानून बनाए हैं, लेकिन अगर उसी से संबंधित अगर कोई कानून जो संसद बना देती है, तो ये राज्य का कानून प्रभावी नहीं हो पाता है इतना अच्छा, ठीक है। और अगर ये मतलब जो कानून बनाए जाते हैं, ये राज्य द्वारा निर्मित कानून को राष्ट्रपति के विचाराधीन रखा जाए और उसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाए, तो उस राज्य में राज्य का जो निर्मित कानून अभिभावी होगा। मतलब तो संसद का कानून जो है वहाँ अब प्रभावी नहीं होगा, वहाँ पे फिर राज्य का होगा, अगर राष्ट्रपति ने असेंट दी है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में विधायी शक्तियों का यह अद्वितीय विवरण सुनिश्चित करता है या भारत की विविधता को ध्यान में रखा जाए और जहाँ भी आवश्यकता हो अखंडता और एकरूपता बनाई रखी जाए, ठीक है। इसके लिए ये मतलब कहा गया है। तो ये अखंडता और जो एकरूपता को बनाए रखने के लिए ये कानून बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में संसद राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बना सकती है। तो जो संसद होती है राज्य सूची पर कब कब कानून बना सकती है, उसकी जो शक्तियां हैं वो किसके अंतर्गत है, तो आर्टिकल 249 है। इसमें राज्य सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित एक संकल्प द्वारा घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक और समीचीन है, तो यह संसद राज्य सूची में उल्लिखित ऐसे विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है, ठीक है। और अनुच्छेद 250 के अंतर्गत ये राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, तो संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय के संबंध में विधि का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और ये अनुच्छेद 252 के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों के जो विधानमंडल हैं वो संसद से राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय पर विधि निर्माण का अनुरोध करते हैं, ठीक है। तो उस संबंध में भी ये संसद कानून बना सकती है। यह कानून केवल उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा जिन्होंने बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 253 के तहत क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, समझौते हैं, सम्मेलनों को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय के संबंध में विधि का निर्माण कर सकती है। इसके अलावा होता है कि राष्ट्रपति शासन, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य उस संबंध में राज्य सूची की उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये इतने मतलब हैं कि अनुच्छेद देखो तुम्हारे 49 है, 52 है, 53 अनुच्छेद 49 है, उसके बाद जो है आपका जो है 50 है, 52 है और 53 है और राष्ट्रपति शासन है। इन 5 आधारों पर जो है राज्य सूची पर कानून बनाए जा सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें कहा गया है कि लोकतंत्र में शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा के महत्व को स्पष्ट कीजिए और भारत में इस सिद्धांत का कठोर अर्थों में अनुपालन न किए जाने के क्या कारण हो सकते हैं। तो देखो, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत पहले बताना है कि ये होता क्या है, ठीक है, ये कौन सी अवधारणा है, और उसके बाद इसका कठोरता से पालन क्यों नहीं किया जाता है, इसके अर्थों को बताना है कि क्या कारण है कि इसका कठोरता से मतलब इसका नहीं किया जाता है। और शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत होता है, जैसे उच्चतम न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय को स्पष्ट कीजिए। जो शक्ति पृथक्करण के संबंध में कुछ मतलब न्यायालय द्वारा निर्णय दिए गए हैं, उसके एग्जाम्पल दे देने हैं, हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का विचार अरस्तू द्वारा व्यक्त किया गया था, किंतु लॉक और मोंटेक्यू को लेखन ने इसे एक आधार प्रदान किया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के मध्य अंतर करने का आधुनिक प्रयास इसी विचारधारा पर आधारित है। तो इस सिद्धांत के अनुसार राज्य के 3 अंगों अर्थात कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए, जो इस प्रकार है कि एक ही व्यक्ति को सरकार के तीनों अंगों में एक से अधिक भाग नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे मंत्रियों का संसद का भाग नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड है कि सरकार के किसी अन्य अंग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए बात करें तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है। और हमारा है थर्ड पॉइंट है कि हमारा सरकार के एक अंग द्वारा किसी अन्य अंग को सौंपे गए कार्यों का संचालन नहीं किया जाना चाहिए। जैसे बात करें मंत्रियों को किसी भी प्रकार की विधायी शक्तियां प्रदान नहीं की जानी चाहिए। तो ये 3 आधार हैं, ठीक है, जिन आधारों को मतलब ये शक्ति पृथक्करण के मतलब स्पष्ट करते हैं, ठीक है। हमने एग्जाम्पल के साथ समझ लिया है इसको। और ये देखो, एग्जाम्पल जरूर डालने होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल डाल देते हैं आंसर में तो हमारा जो है, जो हम स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं जैसे कि, तो वो हमारा बहुत ही मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एग्जामिनर को पता रहता है कि हाँ कि आप जो भी कह रहे हैं वो हवा में नहीं कह रहे हैं, आपको एक्चुअली में पता है कि ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो लोकतंत्र में इसका महत्व क्या है। तो महत्व इसमें यही है कि मतलब इसको सुनिश्चित करता है कि यह यह सुनिश्चित करता है कि शक्ति किसी एक व्यक्ति को नियंत्रित शक्ति मतलब इसका मतलब है कि यह सुनिश्चित करता है कि शक्ति किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण या लोगों के समूह में केंद्रित नहीं होनी चाहिए, और अधिकारियों की इच्छा शक्ति और विचारों की अपेक्षा विधि के शासन को सुनिश्चित करता है। और यह स्वतंत्र न्यायपालिका और निष्पक्ष सरकार तथा लोगों के लिए युक्ति संगत न्याय सुनिश्चित करता है, और यह व्यवस्था में जांच और संतुलन सुनिश्चित करता है। तो ये पॉइंट हमको डाल देने हैं इसमें, जो महत्व को बताता है। इस प्रकार अगर हम बात करें तो भारत में शक्ति पृथक्करण भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताओं में से एक है, और अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के दायित्व पर आरोपित करता है। हालांकि एकात्मक और कार्मिक संबंधी अधिव्यापन किया जा सकता है। मतलब कार्मिक और जो बात करें कि कार्यात्मक और कार्मिक संबंधी अधिव्यापन होता है, जो उसको किया जा सकता है। जैसे बात करें कि एक कार्यपालिका विधायिका का भाग है, यह निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। सेकेंड है कि न्यायपालिका किसी विधान या कार्यपालिका कार्रवाई को शून्य या असंवैधानिक घोषित कर सकती है, जैसे मतलब जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत। और न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका द्वारा भूमिका निभाई जाती है, तो ये भी मतलब उनकी मतलब निष्पक्षता को यानी शक्ति पृथक्करण को जो है प्रभावित करती है। और विधायिका न्यायिक कार्य भी कर सकती है। उदाहरण के लिए जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की कार्रवाई की जाती है, तो संसद द्वारा दोनों सदनों का सक्रिय सहभागी भूमिका निभाई जाती है इसमें, ठीक है। तो यह दर्शाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति शक्ति पृथक्करण की एक कठोर प्रक्रिया को अपनाने की अपेक्षा भारत ने पर्याप्त जांच और संतुलन के साथ शक्ति पृथक्करण की एक अद्वितीय व्यवस्था को अपनाया है। इसमें निहित कारण निम्नलिखित हैं। जैसे बात करें कि भारतीय संविधान केंद्र में स्थिर लाने के बजाय उत्तरदायित्व निर्धारण
का प्रयास करता है, यानी प्रो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। एक गैर संसदीय कार्यपालिका विधायिका के प्रति कम उत्तरदायी होती। इस प्रकार वर्तमान व्यवस्था एक अधिक उत्तरदायी सरकार को सुनिश्चित करती है, ठीक है। और हमारा जैसे संविधान में सरकार के विभिन्न अंगों के कार्यों को सावधानी पूर्वक विभेदित किया गया है और कोई भी अंग दूसरे की शक्ति के दुरुपयोग जो अन्य कोई भी जो अंग है वो दूसरे की शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता, ये इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार ये संविधान हमारा जो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की बात करता है, ठीक है, ताकि वो लोग अपने क्षेत्र की ही शक्तियों का प्रयोग करें, ना कि दूसरे की शक्तियों का, ठीक है। इस प्रकार वास्तविक अर्थ में अगर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की बात की जाए तो ये अत्यंत कठोर है और इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों का पर्याप्त मात्रा में जांच और संतुलन सुनिश्चित कर इसे अधिक नम्य बनाया है, मतलब अधिक लचीला बना दिया है, ताकि जो है इनका जो है अच्छे से उसको इफ़ेक्टिवली हम लोग यूटिलाइज कर सकें इन चीज़ों का, ठीक है। जैसे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, कुछ होते हैं जिसमें हम मतलब हस्तक्षेप करते हैं तो उसे हम बहुत ही मतलब इफ़ेक्टिव तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमने 14 नंबर क्वेश्चन देखा, ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो उन आधारों की व्याख्या कीजिए जिन पर राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा सकता है। केंद्र राज्य संबंधों और मूल अधिकारों पर पड़ने वाले इनके प्रभावों पर प्रकाश डालिए। तो देखो, केंद्र राज्य संबंधों की बात करना है तो इसमें देखो आपातकाल क्या होता है इसकी व्याख्या पहले कर देना है, इसकी संवैधानिक जो है प्रवृत्ति क्या है, ठीक है। और क्या केंद्र राज्य संबंधों और मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव की बात करें तो ये क्या होता है, मतलब दोनों के प्रभाव की चर्चा करनी है। और राष्ट्रीय आपात जो होता है वो किन आधारों पर इनकी उद्घोषणा की जाती है, ये एक मतलब 3 एंगल हमारे हो गए क्वेश्चन के। और उसके बाद अपना कंक्लूजन लिख देना है, बस हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारा 3 पार्टों में, मतलब कोई भी क्वेश्चन देखोगे उसको 3 पार्टों में आपको तोड़ना ही पड़ेगा। और 3 पार्टों में अगर उसको तोड़ लेते हो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते तो लिखने में हमको आसानी हो जाती है, तो हम कहीं अदर नहीं भटकते हैं, अपना सेम आंसर लिखते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि देखो, केंद्र राज्य संबंध के संबंध में वैसे तो हमको बहुत पता है, राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में पता है, हम राष्ट्रीय आपात की जो है सारे वर्णन करने लगे, उसके लॉस एंड हानियाँ बताने लगे, तो ये नहीं हमको बताना है। हमको केवल बताना है जो चीज़ें वो ठोस बतानी है, ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार, ठीक है। तो हमारा है उत्तर इसमें देख लेते हैं। तो इसमें देखो इंट्रोडक्शन में क्या इन्होंने लिखा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकालीन प्रावधानों को इस उद्देश्य से शामिल किया गया था कि केंद्र सरकार को किसी भी प्रकार की असामान्य स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने तथा देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने हेतु सक्षम बनाया जा सके, ठीक है। इसका जो है अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध एवं बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत व उसके राज्य क्षेत्र के किसी भी सुरक्षा संकट में होने पर मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा, देखो लिखित अनुशंसा के पश्चात राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। इसकी उद्घोषणा इससे पूर्व मतलब आसन्न खतरे के मामले की भी की जा सकती है। ध्यातव्य है कि अब तक राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 3 बार हो चुकी है। जैसे जब भारत चीन युद्ध हुआ था तो उसमें 1962 में हुआ था, 1971 में जो हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और 75 में जो ये मतलब सशस्त्र मतलब जो आंतरिक अशांति के आधार पर ये इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा ये लगाया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय आपात 1975 में। तो ये हमारे 3 बार अभी तक लगाया गया है। नेक्स्ट है कि हमारा केंद्र राज्य संबंधों पर राष्ट्रीय आपात का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये देख लेते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रभाव क्या पड़ता है कि हमारे कार्यात्मक शक्ति हैं, विधायी शक्ति हैं और वित्तीय शक्ति हैं, ये मतलब सेंटर के पास पहुंच जाती हैं, ठीक है। देखो, कार्यकारी शक्ति हैं, विधायी शक्ति हैं, इनमें यही लिखा हुआ है कि जो सामान्य समय के विपरीत जिनमें केंद्र द्वारा राज्यों में केवल कुछ विशेष विषयों पर कार्यकारी निर्देश जो होते हैं, ठीक है, कार्यकारी निर्देश दिए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपात के समय केंद्र से संबंधित राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार राज्य सरकार के केंद्र का पूर्ण नियंत्रण होता है। जो राज्य सरकार होती है उस पर केंद्र का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। लेकिन निलंबित नहीं किया जाता है। पूर्ण नियंत्रण होता है लेकिन निलंबित नहीं होता है कार्यकारी शक्तियों में। विधायी शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यद्यपि
किसी राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जा सकता, किंतु वो संसद के अधीन है और संसद के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति राज्य के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब जो हमारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है राज्यपाल की, वो समाप्त हो जाती है। वित्तीय संबंध में बात करें कि वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी प्रभावित होती हैं, तो हमारा राष्ट्रपति को केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित करने का अधिकार होता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति केंद्र और राज्य में दिए जाने वाले धन के हस्तांतरण को कम कर सकता है और उसे रोक भी सकता है। ठीक है, इस प्रकार जो है हमने देखा कि ये मतलब केंद्र राज्य संबंध में हमारे क्या प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन उसके बाद अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आपात के संबंध में हमारे मौलिक जो अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह एक केंद्र को नागरिकों की स्वतंत्रता को कम करने या निलंबित करने की अनुमति देता है। इसका उल्लेख निम्नलिखित रूप में किया जाता है। तो देखो, अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अगर बात करें तो जो हमारा अनुच्छेद 19 होता है, 19 में जो प्रदत्त हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इन्हें जो ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो 6 अधिकार दिए गए हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इन्हें निलंबन के लिए किसी पृथक आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। और 359 के तहत अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों जैसे 20 और 21 को छोड़कर अन्य को विशिष्ट आदेश के माध्यम से निलंबित कर सकता है। वस्तुतः ये मौलिक अधिकार नहीं है, अपितु इनका कार्यान्वयन या इनके उल्लंघन पर संवैधानिक उपचार प्राप्त करने का अधिकार निलंबित हो जाता है। मतलब कोई रिट नहीं जारी कर सकते हैं। फिर मतलब आप किसी न्यायालय में रिट दायर करके जो है रिट दायर करा के जो उसको लागू कराने का अधिकार समाप्त हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ा है। अब उनसे रिलेटेड थोड़े से केसेस देख लेते हैं। तो इसमें राज्य ऐसा कोई भी कानून बना सकता है अथवा कार्य कर सकता है जो अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त अधिकारों और अनुच्छेद 359 के तहत अन्य निर्दिष्ट अधिकारों को निलंबित कर सकता है। असंगतता के आधार पर ऐसे किसी भी कानून या कार्यवाही को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अतिरिक्त आपात के समाप्त होने के पश्चात भी आपातकाल के दौरान संचालित विधायी और कार्यकारी कार्रवाइयों की चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब जो ये प्रोविज़न किए गए थे, तो आपात अगर समाप्त हो जाता है तब भी उनको जो है आप उनकी चुनौती नहीं दे सकते कि मतलब ये हमारे निलंबित हो गए थे तो अब हमको उनका न्याय दिया जाए, तो ऐसा भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये प्रोविज़न नहीं है हमारे संविधान में। और भारतीय राष्ट्रीय आपात के समाप्त होने के पश्चात 19 स्वतः ही लागू हो जाता है। असंगतता के संदर्भ में आपातकाल के दौरान निर्मित कोई भी कानून प्रभावहीन हो जाता है। जो आपातकाल के अंतर्गत कानून होते हैं वो फिर प्रभावहीन हो जाते हैं। और आपातकाल की घोषणा एक गंभीर मामला है क्योंकि संविधान की सामान्य संरचना में बाधा उत्पन्न करता है और राज्यों यानी संघीय संरचना के साथ साथ लोगों के अधिकारों यानी मूल अधिकारों को भी निलंबित कर देता है। अतः इस क्रियान्वयन पर विचार विमर्श के पश्चात धैर्यपूर्वक किया जाना चाहिए। जो मतलब इसका जो क्रियान्वयन है कहा जा रहा है इसमें कि विचार विमर्श के पश्चात धैर्यपूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मतलब संघात्मक व्यवस्था को ख़त्म कर देता है, मूल अधिकारों को हमारा निलंबित कर देता है। क्योंकि ये सेंटर केंद्र आधारित जो ये मतलब सारी सेवाएं हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है हमारा 16। इसमें कहा गया कि विश्लेषण कीजिए कि स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करते हुए कैग विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही को किस प्रकार सुनिश्चित करता है। तो कैग के बारे में बताना है कि उसका संवैधानिक प्रोविज़न क्या क्या है, कहाँ मतलब उसका प्रोविज़न किया गया है, उसके कार्य बताने हैं कि केंद्र राज्य संबंध के अधीन जो हमारे विभिन्न प्राधिकरण हैं वो भिन्न भिन्न लेखा परीक्षाओं के लिए उत्तरदायी ठहराए हुए विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, और ये जो कैग होते हैं कैग की शक्ति पर प्रकाश डालिए, मतलब कौन कौन की शक्तियां हैं, उनके कार्य जो कौन कौन है वो बता देने हैं और महालेखा परीक्षा के रेखांकित करते हुए समाप्त कर देना है कि ये मतलब इसके महत्व क्या है इसका। ठीक है, तो ये हमको बता देना है और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें कहा गया कि भारतीय जो संविधान के अनुच्छेद 148 से 51 के तहत भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद का प्रावधान किया गया है। कैग लोक
निधि का संरक्षक होता है तथा केंद्रीय एवं राज्य स्तरों पर देश के वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करता है। तो इसमें केग द्वारा विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाता है। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के व्यय करने वाले, राजस्व एकत्र करने वाले अथवा अनुदान प्राप्त करने वाले प्रत्येक निकाय का अंकेक्षण करता है। कैग के अंकेक्षण के दायरे के अंतर्गत संघ और राज्य विभाग, सार्वजनिक, वाणिज्य उद्यम, गैर वाणिज्यिक, स्वायत्त निकाय एवं इसके साथ साथ केंद्र और राज्य राजस्व से प्राप्त रूप में वित्त पोषित सभी निकाय को प्राधिकरण मतलब सभी जो निकाय एवं प्राधिकरण हैं वो शामिल किए जाते हैं इसके अंतर्गत, जिनकी ये मतलब जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ये मतलब कहता है। और ये कैग द्वारा भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय से संबंधित खातों, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानमंडल है की संचित निधि, भारत एवं राज्य की आकस्मिक निधि तथा साथ ही साथ भारत की लोक लेखा व राज्यों की लोक लेखा का भी अंकेक्षण किया जाता है इसके द्वारा। और ये जो अंकेक्षण होता है, अंकेक्षण के माध्यम से कैग द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि राजस्व का मूल्यांकन, एकत्रण और उपयुक्त आवंटन संविधान में उल्लिखित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार किया गया हो। और कैग द्वारा औचित्य लेखा परीक्षा यानी प्रोप्राइटरी ऑडिट अर्थात सरकारी व्यय की तर्क संगतता, निष्ठा एवं मितव्ययिता की भी जांच की जाती है तथा वह इस प्रकार के खर्च के दौरान किसी अपव्यय पर टिप्पणी भी कर सकता है। ठीक है, अगर जहाँ ज़्यादा खर्चा किया गया है जो नहीं किया जाना चाहिए उस पर टिप्पणी भी कर सकता है। इस प्रकार जो है कैग द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष विनियोग खातों, वित्त खातों, सार्वजनिक उपक्रमों के अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। विनियोग खातों तथा अंकेक्षण रिपोर्ट की लोक लेखा समिति द्वारा जांच की जाती है तथा सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी रिपोर्ट की संसद की सार्वजनिक उपक्रम की समिति द्वारा जांच की जाती है। इससे विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हम देख पाते हैं कि मतलब क्या हमको मतलब क्या इसकी पावर्स होती हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति मतलब जो हमारा कैग होता है। ठीक है, इस प्रकार उपयुक्त सभी शक्तियों के अनुपालन में कैग अपने अंकेक्षण के अधीन किसी भी कार्यालय या संगठन का निरीक्षण कर सकता है और सभी प्रकार के लेन देन की जांच कर सकता है तथा कार्यालय से प्रश्न पूछ सकता है। साथ ही ऑडिट की गई किसी भी इकाई से किसी भी रिकॉर्ड, लिखत या दस्तावेज की मांग कर सकता है। इस परिदृश्य में अगर बात की जाए तो हमारा जो कैग होता है, कैग की स्वतंत्रता अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है तथा संविधान के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों द्वारा इसे संरक्षित किया जाता है। जैसे इसका कार्यकाल की सुरक्षा एवं निलंबन है तो विशेष प्रक्रिया है। इसे जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी के आधार पर केवल हटाया जा सकता है। ठीक है, और वह अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण नहीं करता है। हालांकि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसके वेतन और भत्तों को भारत की संचित निधि पर भारित किया जाता है। अतः ये स्वतंत्र संसद के मतदान के अधीन नहीं है। इस प्रकार जो है इनको जो है उनसे जो संसदीय प्रक्रिया से इनको जो है दबने की आवश्यकता नहीं है या उनके दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात वह किसी भी अन्य पद को ग्रहण नहीं कर सकता। अतः वह किसी लाभ के बदले कोई कार्य किए जाने की संभावना को कम करता है। ठीक है, क्योंकि ये मतलब इनका पद जो होता है इसके बाद ये किसी और मतलब संवैधानिक पद या फिर मतलब लाभ के पद पर नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये इनकी स्वतंत्रता के लिए मतलब पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इनका जो वेतन और इनकी सेवा शर्तें निर्धारित की जाती हैं और इसके अतिरिक्त इनके वेतन, पेंशन, सेवानिवृत्ति की आयु इत्यादि की नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता और किसी भी मंत्री द्वारा संसद के सदनों में कैग का प्रतिनिधि नहीं किया जा सकता अथवा उसके द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती। ठीक है, तो इस संबंध में अगर हम बात करें तो ये हमारा जो इसकी स्वतंत्रता के लिए बात करता है, मतलब सेवा शर्तें हो गई और कोई मंत्री द्वारा सदन के सदस्यों में इसको प्रतिनिधि नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कैग को भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी कहा गया था। यह
भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रमुख स्तंभों में से एक है। ठीक है, तो ये हमारा इतना कंक्लूजन हो गया, इतना ही बहुत है जो इन्होंने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति पर प्रकाश डालिए और राज्यपाल की वीटो शक्ति राष्ट्रपति की शक्तियों से किस प्रकार भिन्न है, तो ये बताना है। तो देखो, राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों, ये एक हमारा क्वेश्चन हो गया। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या होती है, ये बताना है हमको। ठीक है, और इसके उचित उपयोग बताते हुए जो है हमको कंक्लूजन लिख देना है। हमारा जो है 3 पार्टों में डिवाइड होकर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की अगर हम बात करें तो इसमें देखो, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या होती है। वीटो शक्ति विधायिका के किसी भी कार्य के अधिरोपण करने की जो कार्यपालिका की शक्ति को संदर्भित करती है या विशिष्ट विशेषाधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक केवल तभी एक अधिनियम बन सकते हैं जब राष्ट्रपति द्वारा उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस प्रकार किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रखने के माध्यम से राष्ट्रपति की शक्ति को प्रयोग किया जाता है, तब राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, तो इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति के निम्न प्रकार के वीटो हैं। तो हमारे कौन कौन से वीटो हैं ये देख लेते हैं। तो अत्यंतिक वीटो की बात करें तो ये हमारा एक अत्यंतिक वीटो है, एक निलंबनकारी वीटो है और एक पॉकेट वीटो है। ठीक है, तो 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं। या मतलब जो अत्यंतिक वीटो होता है, यह विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुनिश्चित करने को संदर्भित करता है और राष्ट्रपति द्वारा इसका प्रयोग 1954 में PEPSU वाला जो विनियोग विधेयक आया था और 1991 में संसद के सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन अधिनियम आया था, उस संबंध में इसका प्रयोग किया गया था। और निलंबनकारी वीटो की बात करें तो हम ये हमारा विधायिका द्वारा वीटो की एक साधारण बहुमत से निरस्त किया जा सकता है और मतलब इसे साधारण बहुमत से हम निरस्त कर सकते हैं, विधायिका द्वारा किया जा सकता है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2006 में लाभ का पद संबंधी विधेयक के संबंध में इस वीटो का निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया गया था। पॉकेट वीटो की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, जैसे मतलब भारत के राष्ट्रपति ने 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक था, उस पर वीटो शक्ति का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। ठीक है, तो ये हमारे 3 वीटो हो गए। इस प्रकार अगर हम बात करें तो साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के सभी मतलब 3 वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं, किंतु धन विधेयक के संबंध में उसे केवल अत्यंतिक वीटो की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति का धन विधेयक को संशोधन के पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाया जा सकता। ठीक है, तो उसके लिए केवल अत्यंतिक वीटो है धन विधेयक के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा जो वीटो शक्तियाँ हो गई। अब हमारा जो है राज्यपाल की और हमारी जो राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या अंतर है। तो राज्य को राज्य विधेयकों यानी साधारण और धन विधेयक के संबंध में राज्य स्तर पर राष्ट्रपति के समान शक्तियाँ प्राप्त होती है। हालांकि दोनों ही मामलों में राज्यपाल को विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की अतिरिक्त वीटो शक्ति प्राप्त होती है। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। राज्य के साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति या तो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है या अपने अत्यंतिक या निलंबनकारी या पॉकेट वीटो का उपयोग कर सकता है। यदि निलंबनकारी वीटो के संदर्भ में संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के बाद पारित किया जाता है, तब भी राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है या मतलब इस पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। विधेयक को अधिनियमित करने में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है। और सेकेंड है कि राज्य के धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति या तो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है या अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है, या इस प्रकार धन विधेयक को राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार हेतु तो नहीं भेजा जा सकता, जैसा कि संसद के मामले में है। ठीक है, तो धन विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु तो नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है, तो हमारा ये जो है पूरा हमारा आंसर हो गया। इसमें अगर थोड़ा सा कंक्लूजन लिखना हो तो मतलब राज्यपाल की और इसकी शक्तियों के बारे में हम लिख सकते हैं कि मतलब दोनों की शक्तियां लगभग राज्य में तो हमारी सुपीरियर हैं और सेंटर में हमारी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। इस संबंध में अगर बात करें तो दोनों में संतुलन बना के चलना चाहिए। केंद्र और राज्य की जो पावर्स होती हैं उन दोनों में हमको संतुलन बना के चलना चाहिए और उसे जो है संघात्मक जो प्रवृत्ति है उसको जो है हमारा जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको जो है आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ताकि सेंटर और स्टेट के और रिलेशन और ज़्यादा मजबूत होने पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि यदि
यद्यपि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली मुख्य रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल पर आधारित है, तथापि यह कभी भी ब्रिटिश प्रणाली की प्रकृति नहीं बनी। सविस्तार वर्णन कीजिए। तो देखो, भारत की संसदीय प्रणाली का संक्षिप्त वर्णन देना है, उसके बाद जो है हमको जो ब्रिटिश की जो प्रणाली है उसके बारे में, और हमारी भारतीय और ब्रिटिश के मध्य अंतर मतलब अंतर बता देना है। उसके बाद हमारा कंक्लूजन थोड़ा सा हो जाएगा, आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखो, भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसके बारे में बात करें तो भारतीय संविधान केंद्र एवं राज्यों और दोनों में संसदीय सरकार की स्थापना हेतु प्रावधान करता है। संसदीय प्रणाली की विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य अंतर तथा समन्वय के सिद्धांत पर आधारित होती है, न कि दोनों अंगों के मध्य शक्तियों को कठोर एवं सुस्पष्ट पृथक्करण पर। ठीक है, तो इस प्रकार जो है मतलब दोनों के मध्य शक्तियों का जो कठोर और सुस्पष्ट पृथक्करण पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ भारत द्वारा ब्रिटिश मॉडल पर आधारित सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया, अतः दोनों देशों की प्रणालियों की कुछ साझा विशेषताएं हैं, जैसे जो मतलब समानताएं हैं उसमें देख लेते हैं। तो इसमें नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति, जैसे नाम मात्र का राष्ट्रपति की कार्यपालिका और वास्तविक जो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और विधायिका के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, और कार्यपालिका के सदस्यों का विधायिका का सदस्य भी होना। ठीक है, और निम्न सदन का विघटन और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुमत प्राप्त दल का शासन। तो ये हमारी जो ब्रिटिश का है और इंडिया का है, इन दोनों की संसदीय प्रणालियों में समानता पाई जाती है। ठीक है, लेकिन अब कौन कौन सी मतलब ये मतलब असमानता है ये देख लेते हैं इसमें। तो इसमें यद्यपि भारतीय संसदीय प्रणाली कभी भी ब्रिटिश मॉडल की प्रकृति नहीं बनी तथा भारत में इस प्रणाली की विशेषताओं को भारतीय राज्य व्यवस्था के अनुरूप संशोधित करते हुए अपनाया गया, अतः दोनों देशों की संसदीय प्रणालियों के मध्य कुछ मूलभूत अंतर निम्नलिखित हैं। जैसे संवैधानिक संप्रभुता को अपनाया गया, ना कि संसदीय संप्रभुता को। ठीक है, तो इसमें जैसे ब्रिटेन में जो संसद होती है एक सर्वोच्च संस्था है तथा वह बिना किसी प्रतिबंध के संविधान संशोधन कर सकती है। इसके विपरीत भारत में लिखित संविधान, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार संसद की शक्ति को सीमित कर देते हैं। ठीक है, मतलब लिखित संविधान और तुम्हारा संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार ये इनकी सीमित कर देते हैं। सेकेंड है कि निर्वाचन नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। निर्वाचित नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे भारत में राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति होता है, सरकार की गणतांत्रिक प्रणाली, तथा दूसरी ओर ब्रिटेन राष्ट्र का प्रमुख एक वंशानुगत व्यक्ति होता है, जैसे राजा होता है, वहाँ पे राजशाही चलती है। ठीक है, तो ये हमारा अलग हो गया वहाँ से। और फिर प्रधानमंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। तो इसमें देखो, भारत में जो प्रधानमंत्री और सदन में किसी भी सदन का जो सदस्य हो सकता है, परंतु ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की अनिवार्यता निम्न सदन से मतलब हाउस ऑफ पीपल्स का सदस्य होना चाहिए। मतलब अपर हाउस का वो नहीं हो सकता प्रधानमंत्री, लेकिन इंडिया में दोनों का हो सकता है, चाहे लोअर हाउस का हो या अपर हाउस का हो। ठीक है, नेक्स्ट है मंत्री बनने हेतु जो संसद की सदस्यता आवश्यक नहीं है। तो भारत में यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तब भी वह 6 माह की अवधि के लिए मंत्री पद ग्रहण कर सकता है। इससे अधिक अवधि तक भी वह अपने पद पर बने रहने के लिए उसे संसद के किसी भी सदन से निर्वाचित होना होगा। ठीक है, इसके विपरीत ब्रिटेन में केवल सांसद ही मंत्री का पद ग्रहण करते हैं। ठीक है, और मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं होता। तो भारत में मंत्रियों का व्यक्तिगत या विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं होता है, अर्थात उन्हें आधिकारिक अधिनियमों के प्रति हस्तांतरित काउंटर साइन करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत ब्रिटेन में ऐसी प्रणाली विद्यमान है जिसमें प्रत्येक मंत्री पारित अधिनियमों के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। शैडो कैबिनेट की अनुपस्थिति। तो शैडो कैबिनेट जो है आपको ब्रिटेन जो कैबिनेट प्रणाली की एक विशेषता है। इसका गठन विपक्षी दल द्वारा किया जाता है ताकि सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल को संतुलित करने के साथ साथ भविष्य में मंत्रालयों का कार्यभार संभालने हेतु तो अपने सदस्यों को तैयार किया जा सके, और भारत में ऐसी कोई संस्था मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो इस विशेषताओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के मध्य
कई अंतर विद्यमान हैं, अतः भारतीय प्रणाली पूर्ण रूप से ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि संविधान के लागू होने के पश्चात अनेक न्यायिक निर्णयों और संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन को परिवर्तित कर दिया है। तो विश्लेषण कीजिए। तो इसमें देखो क्या है, अब इसमें संविधान के जो मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य जो टकराव है उसकी क्या मुख्य कारण है, उन पर थोड़ा संक्षिप्त प्रकाश डालिए। ठीक है। और उसके बाद इनके जो न्यायिक निर्णय के संविधान में संशोधन के मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य जो परिवर्तन होते संबंधों पर चर्चा कीजिए और दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करने को अंतिम संदर्भित कीजिए। ठीक है। तो मतलब उसके ये मध्य जो मूल कारण है और उन पे मतलब परिवर्तित संबंध हैं और उनका जो है संतुलन उनके मध्य स्थापित करना है हमको। ठीक है। क्योंकि कोई भी आंसर जो है ना तो एक्सट्रीम पॉजिटिव हो सकता है ना एक्सट्रीम नेगेटिव हो सकता है। ठीक है। तो हमको संतुलन बना के ही आंसर को लिखना है। तो इसमें अब देख लेते हैं। तो हमारा क्या है कि एक और मूल अधिकारों की प्रकृति परिवर्तनीय होने तथा दूसरी ओर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर परिवर्तनीय होने के बावजूद उन्हें लागू करने हैं तो राज्य की नैतिक बाध्यता दोनों के मध्य संघर्ष विवाद उत्पन्न करती है। संविधान लागू होने के समय से ही विभिन्न न्यायिक निर्णयों और संवैधानिक प्रावधानों द्वारा मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के मध्य संबंधों की प्रकृति को परिवर्तित करने का प्रयास किया गया था। तो जैसे मूल अधिकार सर्वोच्च किंतु संशोधनीय है ये चंपकम दुरई राजम जो वाद हुआ 1952 में। इसमें कहा गया कि मूल अधिकारों को और डीपीएसपी के मध्य टकराव के संबंध में प्रथम वाद था। ठीक है। ये मतलब मूल अधिकार और डीपीएसपी के संबंध में यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में ये मतलब पहला टकराव का एक मतलब मामला आया था, जिसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि दोनों के मध्य किसी भी प्रकार के टकराव या विवाद के मामले में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। हालांकि यह भी निर्धारित किया गया था कि नीति निर्देशक तत्व को लागू करने हेतु मूल अधिकारों को संसद द्वारा संवैधानिक संशोधन अधिनियमों के तहत संशोधित किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि मतलब मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमारा एक मूल अधिकार अलंघनीय गोलकनाथ वाद आया 1967 का। इसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद किसी भी मूल अधिकार जिसकी प्रकृति अलंघनीय है, ठीक है, अलंघनीय को समाप्त या सीमित नहीं कर सकती। इस अर्थ में यह निदेशक तत्वों को लागू करने के मूल अधिकारों को संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने कहा कि मूल अधिकारों में आप संशोधन नहीं कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो मूल अधिकारों के संशोधन और कुछ निदेशक तत्वों लागू करने वाले कुछ मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई, जिसे गोलकनाथ वाद में निर्णय की प्रतिक्रिया स्वरूप संसद द्वारा 24वां संविधान संशोधन 1971, 25वां संविधान संशोधन 1971 और जो लागू किया गया। तो 24वें में था कि स्पष्ट किया गया कि संसद के मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति प्राप्त है और 25वें में था कि इसके तहत नए अनुच्छेद यानी 31C के इकतीस सी को अंतः स्थापित किया गया, जो यह प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 39B 39C के तहत नीति निदेशक तत्वों पर लागू करने वाली किसी भी विधि का इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करती थी। साथ ही यह प्रावधान किया गया कि अगर इस प्रकार की विधि न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होगी तो ये भी इसमें प्रोविज़न लगा दिया कि इसका जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। उसके बाद हमारा केस आया कि केशवानंद भारती विवाद 1973 में कहा गया कि दो निदेशक तत्वों को कुछ मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। हालांकि निर्णय दिया गया कि न्यायिक समीक्षा को सीमित करना असंवैधानिक और मूल ढांचे का उल्लंघन है। तो इसको जो है उल्लंघन करते हुए हवाला देते हुए इसका जो है इसमें केशवानंद भारती ने मूल ढांचे का जो कॉन्सेप्ट दिया उसके आधार पर इन्हें जो है असंवैधानिक कर दिया गया और नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संसद द्वारा अनुच्छेद 31C में संशोधन कर
अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर संविधान के भाग 4 में निहित सभी निदेशक तत्वों को वरीयता प्रदान की गई। ठीक है, तो इस प्रकार देखा कि हमने कि जो ये निदेशक तत्वों और मूल कर्तव्यों के मध्य संतुलित संबंध यानी जो ये मिनोरमा मिलवाद था, इसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने सभी निदेशक तत्वों को सर्वोच्चता प्रदान करने के को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया है। 31C को पुनः उसके मूल रूप में स्थापित कर दिया गया और यह निर्णय दिया गया कि भाग 3 और 4 के मध्य संतुलन भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता की मूल भावना का निर्माण ये एक साथ करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो इस प्रकार वर्तमान स्थिति में निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को वरीयता प्रदान की गई। हालांकि संसद निदेशक तत्वों को लागू करने के उद्देश्य से मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किंतु इन संशोधन के साथ साथ इन संशोधन से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है मतलब उन पे वरीयता तो मूल अधिकारों पे है, लेकिन अगर कोई DPSP का कोई अगर हमको आर्टिकल लागू करना है या वेलफेयर के लिए कोई स्कीम है या कुछ अगर लागू करना है तो उसमें अगर हमारे जो उसको संशोधन किया जा सकता है जो हमारे मूल अधिकार हैं, अगर उससे कोई अगर जो हमारा मूल ढांचे में कोई अगर बदलाव नहीं होता है तो। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 19 क्वेश्चन नंबर देखा। अब 20 देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें कहा गया है कि भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की शक्तियों और कार्यों पर प्रकाश डालिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से संबंधित मुद्दों की चर्चा कीजिए। तो देखो इनमें देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, भारत के निर्वाचन आयोग का परिचय देना है। उसके बाद प्रशासनिक परामर्श और अर्धन्यायिक जो शक्तियां हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं कि उनकी स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रावधानों का उल्लेख कर देना है। तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा स्थापित निर्वाचन आयोग स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। आयोग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारतीय संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन सम्मिलित हैं। ठीक है, तो भारत में निर्वाचन आयोग की कार्य और शक्तियाँ कौन कौन से हैं? तो देखो प्रशासनिक कार्य की बात करें, परामर्शी और अर्धन्यायिक। तो प्रशासनिक हमारा निर्वाचन आयोग को निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार, सीमाओं का निर्धारण करना, ठीक है, और निर्वाचन नामावली तैयार करना, चुनाव की तिथियों और कार्यक्रमों की घोषणा करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना और चुनावों के जो दौरान आचार संहिता लागू करना आदि शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ठीक है, तो देखो ये सीमाओं का निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है। ये प्रीलिम्स में बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चुनाव आयोग के निर्वाचन के क्षेत्रों का विस्तार और सीमाओं का निर्धारण कौन करता है। तो देखो है, और ठीक है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको चीज़ें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है परामर्शी क्या होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संसद और राज्य विधायिका के संसद जो सदस्य होते हैं उनकी अयोग्यता से संबंधित मामलों पर क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को परामर्श देने की शक्ति प्राप्त है। तो ये परामर्शी शक्ति हो गई। अर्धन्यायिक की बात करें तो इसमें राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने से संबंधित विवादों एवं चुनावों के आवंटन से उत्पन्न विवादों को निपटाने हैं तो न्यायिक रूप से भी शक्ति प्राप्त है, इन्हें कार्य करता है ये। ठीक है, तो इस प्रकार तो इनकी शक्तियाँ और कार्य हो गए। उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी मतलब स्वतंत्रता और निष्पक्षता की अगर हम बात करें तो भारत के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कार्यप्रणाली को सुरक्षित और सुनिश्चित करने हेतु कई प्रावधान अंतर्निहित है। जैसे कि बात करें कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है CEC, तो इसको उसके पद से किसी राजनीतिक कारणों के आधार पर पदच्युत नहीं किया जा सकता तथा इसके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, इसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया द्वारा जो हटाया जाता है तभी इसे हटाया जा सकता है। और जो CAC की सेवा शर्तें होती हैं वो नियुक्ति के पश्चात उसके अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते और निर्वाचन आयुक्तों को CAC की सिफारिश पर उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार ये इतनी मतलब इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता की बात करता है जो आर्टिकल 324 में इसका प्रोविज़न किया गया है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम बात करें, इन प्रावधानों के बावजूद कुछ ऐसे मुद्दे हैं
इनकी पूर्ण स्वतंत्रता और निष्पक्षता में बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे नियुक्ति से संबंधित मुद्दे की अगर हम बात करें तो संविधान में इनकी अर्हता है वो निर्धारित नहीं है, मतलब क्वालिफिकेशन इनकी कोई निर्धारित नहीं है। सदस्यों की नियुक्ति है तो किसी निर्धारित मापदंड या प्रक्रिया का अभाव है इसमें, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो राजनीतिक प्रेरित नियुक्तियां हैं। जैसे वर्तमान में नियुक्तियां सरकार द्वारा एक पक्षीय रूप से की जाती है, जिससे पक्षपातपूर्ण नियुक्तियों की संभावना बढ़ जाती है। यह इसकी विश्वसनीयता में कमी लाती है। कार्यकाल की सुरक्षा की अगर बात करें तो संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के जो कार्यकाल या पदावधि को निर्धारित मतलब निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों को सीईसी की तरह कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त नहीं है। तो इनके जो सदस्य होते हैं और उनके आयुक्त होते हैं, उनके जो है कार्यकाल की बात की जाती है तो उसमें सुरक्षा प्राप्त नहीं है। उसके बाद अगर बात करें तो सेवानिवृत्ति के पश्चात नियुक्ति, तो सेवानिवृत्ति निर्वाचन आयुक्तों को संविधान द्वारा राज्य के तहत लाभ का पद ग्रहण या सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने से प्रतिबंधित नहीं करता है। तो ये मतलब उससे प्रभावित हो सकते हैं कि कोई राजनीतिक दल है कि उन्हें उनके अगर फेवर में अगर वो काम करेंगे तो उनको एक राजनीतिक पद दे दिया जाएगा या फिर उनको कोई नियुक्ति अलग दे दी जाएगी। तो इसके लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया, तो इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। उनकी कार्यकाल की सुरक्षा होनी चाहिए। और वित्तीय स्वायत्तता की बात करें तो वर्तमान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बजट भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, जो कि इसकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता को कम करता है। तो देखिए वित्तीय स्वायत्तता भी इसको होनी चाहिए, ठीक है। राजनीतिक नियुक्तियों से इनके उन्मुक्ति होनी चाहिए। इसके लिए एक विशेष समिति होनी चाहिए, उसके आधार पर हमको जो है इसकी जो है नियुक्ति की जानी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो है और ज़्यादा इसको हम निष्पक्ष और स्वतंत्र बना सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो इस संबंध में हम लोग थोड़ा सा क्रिटिकल भी होकर लिख सकते हैं। तो इस संदर्भ में अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग को संस्थागत संरक्षण और स्वतंत्रता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, ताकि आयोग के प्रति लोगों की विश्वसनीयता को मजबूत किया जा सके और सीएसीज और इलेक्शन कमीशन की नियुक्तियों में किसी भी प्रकार के राजनीतिक पूर्वाग्रह की संभावना को समाप्त किया जाना चाहिए। साथ ही सभी हितधारकों की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित किए जाने हेतु अन्य तरीकों को भी अपनाया जाना आवश्यक है। तो इस प्रकार हम जो है इसकी जो है निष्पक्षता को हम बना सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है ये भी होनी चाहिए। तो इन सब बातों को अगर हम देखें तो हमारा जो है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम लोग स्वतंत्र बना सकते हैं, जिससे जो है हमारी चुनाव प्रक्रिया है जो वो निष्पक्ष तरीके से हो सके, ठीक है। और मतलब योग्य नेता चुनकर आएँ और हमारे देश को और ज़्यादा मतलब ऊंचाइयों पे ले जाएं, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में, सब मतलब वो तो कहने की बातें होती हैं और कॉन्सेप्चुअल होती हैं, लेकिन हम लोगों को क्या है कि पास होना है। देखो यूपीएससी का सिलेबस जो है और जो इसकी डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। हमको ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना है गवर्नमेंट का, इतना ही करना है जितना हम बैलेंस कर पाएँ, ठीक है। तो हमारा जो आज हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो गए। आज के लिए इतना ही। और गाइज अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। देखो कितने कम लोग देख रहे हो। अगर आप लोगों को ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहा है तो बता दीजिए कि सर अच्छा नहीं है तो मैं ना बनाऊँ, कि बहुत कम लोग आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि यार मेहनत लगती है चीज़ों में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर करें। तो मुझे भी यार अच्छा लगता है जब बनाता हूँ, क्योंकि यार टाइम लगता है बनाने में चीज़ों को, और इतनी मेहनत करता हूँ उसके बाद जब आप लोग देखते नहीं हैं तो लगता है कि यार मतलब टाइम वेस्ट हो गया, मतलब नहीं बनाना चाहिए था। चलो देखते हैं थोड़ा सा, अगर आप लोगों को नहीं पसंद आया तो बताना, कोई कुछ और स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।